3 उदाहरण दूंगा, एक एक को ध्यान से समझिएगा, पूरा खेल समझ आ जाएगा। 1992 में 1992 में इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि 1992 में रशिया के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक क्राइसिस था। क्राइसिस ये था कि जो ब्रिटिश पाउंड है वो अपनी वैल्यू दिन पर दिन से गिरता जा रहा था। अब जब वो वैल्यू गिर रही थी ब्रिटिश पाउंड की, उस समय अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रणनीति के तहत एक खेल खेला। खेल ये खेला कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, उस इकोसिस्टम से बैंक ऑफ इंग्लैंड पे, उस इकोसिस्टम से ब्रिटिश की सरकार पे एक प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ये डालते हैं कि आप ब्रिटिश पाउंड को, जिसकी वैल्यू गिरती जा रही है, उसको डी वैल्यू कीजिए। अगर आप डी वैल्यू कर देंगे तो उस प्रोसेस में आपका जो ब्रिटिश पाउंड है इवेंचुअली एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये इकोसिस्टम जो है, जिसको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी चलाना चाहती थी, उस समय इसको एग्जीक्यूट करना चाहती थी, क्या ये काम आएगा या नहीं आएगा, क्या ये एग्जीक्यूट प्लान को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक सट्टा था। इस सट्टा बाजार में अमेरिका ने ये सोचा कि कुछ पैसे लगाकर सट्टे से पैसा बनाते हैं। 1992 में जब ये क्राइसिस अनफोल्ड हुआ, उस समय अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी रणनीति के तहत ये खेल खेल लिया कि उन्होंने पहली बात तो सरकार पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। दूसरी बात, अब सरकार के ऊपर दबाव कौन डाल रहा था? CIA के स्पॉन्सर्ड ऑपोजिशन के जो मेंबर्स थे, CIA के स्पॉन्सर्ड जो ब्रिटिश में मीडिया थी, इन दोनों में एक गठजोड़ हो गया। इस गठजोड़ के तहत एक नरेटिव क्रिएट किया गया। नरेटिव ये क्रिएट किया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश पाउंड को डिवैल्यू नहीं करेगी तो समस्या ये होगी कि ब्रिटेन में लोगों के ऊपर समस्या आएगी, आम आदमी परेशान होगा। एक व्यक्ति को सोसाइटी में परेशानी से बचाने के लिए सरकार को ये करना चाहिए। लोग न्यूज़ सुनते थे, ऑपोजिशन की बातें सुनते थे। धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठने लगी कि भाई हमारी सरकार जो है ब्रिटिश पाउंड का डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कर रही है। इस प्रोसेस में CIA ने एक क्वांटम फंड बनाया। इस क्वांटम फंड को मैनेज करने के लिए कुछ फंड मैनेजर्स रखे। इन फंड मैनेजर्स का जो सबसे बड़ा गुरु था, उसका नाम था जॉर्ज सोरोस। वो बैठ के CIA के बिहाफ पे क्वांटम फंड को मैनेज कर रहा था। हुआ ये कि उसने सट्टे लगाने शुरू कर दिए। क्या ब्रिटिश सरकार डिवैल्यूएशन करेगी या नहीं करेगी? अब अमेरिका का दबाव, इकोसिस्टम का दबाव, इकोसिस्टम में ऑपोजिशन प्लस मीडिया का दबाव, लोगों की तरफ से प्रश्न उठ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो सट्टा लग रहा था, अब आप समझ रहे होंगे कि वो सट्टा डिवैल्यूएशन के फेवर में लग रहा था। और जैसे जैसे वो सट्टा डिवैल्यूएशन के फेवर में लग रहा था, उतना ही पैसा सट्टेबाज जो थे वो क्वांटम फंड, जो एक हेज फंड बनाया गया था, उसमें लगा रहे थे। 1992 में 1992 में फाइनली ब्रिटिश की सरकार ने दबाव में आकर ये पूरा का पूरा डिवैल्यूएशन कर दिया। क्वांटम फंड CIA बैक्ड, जॉर्ज सोरोस मैनेज्ड फंड जो था, जो ये पूरे खेल पे सट्टा लगा के बैठा था, उसने इस प्रोसेस में $2 बिलियन कमाए। याद रखिएगा इसको, आऊंगा इस पे दोबारा। दूसरा किस्सा सुनिए। अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग को किया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने CIA के साथ मिलके। रीजन क्या था? अरब स्प्रिंग के ऊपर कभी डिटेल में एक बहुत गहरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा लंबा टॉपिक है, 2 से 3 घंटे का शायद समय लगेगा। ब्रीफ में समझिए। अमेरिका चाहता था कि यूरोपियन यूनियन चाइना की नीतियों को फॉलो ना करे। ध्यान देना, मैं बात अरब स्प्रिंग की कर रहा हूं। आपके दिमाग में आएगा कि फिर यूरोपियन यूनियन क्यों बोल रहा हूं, सुनिए। अमेरिका चाहता था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली चीन की नीतियों से दूर रहे, चीन के किसी प्रोजेक्ट को बढ़ावा ना दे, चीन से किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ना ले। 2010-11 का समय था जब 2007-8 से अमेरिका के अंदर एक इकोनॉमिक आर्थिक क्राइसिस चल रहा था।
अमेरिका की आर्थिक स्थिति 2007-8 के सब प्राइम क्राइसिस में खराब होने के कारण अमेरिका के पास आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी उस समय कि वो बेसिकली यूरोप को फंड्स दे पाता। और अमेरिका की और यूरोप की इकोनॉमीज इतनी जुड़ी हुई हैं कि यदि अमेरिका में खांसी होती है या छींक आती है तो उसका इफेक्ट यूरोप तक दिखता है। कपल्ड इकोनॉमीज हैं। अब अमेरिका की इकोनॉमी में समस्या आई, यूरोप की इकोनॉमी में समस्या आई। यूरोप को पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। चीन उस समय तैयार था, कहता था मैं इन्वेस्टमेंट, पैसा दोनों दूंगा। अमेरिका चाहता था चीन जो है यूरोप में एंटर ना करे। अमेरिका चाहता था यूरोप चीन से किसी प्रकार का संवाद ना रखे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग क्रिएट किया। अरब स्प्रिंग में बाकी किसी देश से कोई लेना देना नहीं था। एक देश महत्वपूर्ण था, सीरिया। सीरिया महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऐसी है कि वो यूरोप के बहुत क्लोज है। सऊदी अरेबिया से यूरोप दूर पड़ेगा, यूएई से और दूर पड़ेगा, मस्कट से और दूर पड़ेगा। सीरिया दूसरा क्यों रीजन सीरिया चुना गया उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका में उस समय ओबामा के दौरान CIA और रशिया जो दोनों स्टेट्स थे, इनमें एक सहमति थी। ये दोनों इंटरनेशनल स्टेज पर कलेक्टिवली बैकएंड पे चुपके से मिलकर एक्टिंग किया करते थे, पूरे विश्व के सामने दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े वैरी हैं, लेकिन बैकएंड पे एक दूसरे के इंटरेस्ट को चलाने के लिए साथ देते थे। अमेरिका ने सीरिया में क्राइसिस शुरू करवाया। सीरिया रशिया का एक पुराना एलाई रहा है। बशर अल असाद जो सीरिया का रूलर था, रशिया का बहुत बड़ा अच्छा मित्र रहा है। सीरिया में जब क्राइसिस हुआ, एक CIA और रशिया के वेल प्लान्ड अप्रोच के तहत जब ये क्राइसिस मैनेज हुआ, इसमें क्या हुआ, सीरिया से रेफ्यूजी निकले क्योंकि सीरिया में वायलेंस हुई, 2 गुट में वायलेंस हो रही थी। जब वायलेंस हुई तो सीरिया से रेफ्यूजी निकले और CIA के अधिकारी वहां पर उस समय सीरिया में रहकर ये इंश्योर करने लगे कि ये सारे के सारे रेफ्यूजी यूरोप की ओर जाएं। यूरोप में कहाँ जाएं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4 देश महत्वपूर्ण देश। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, डिटर्मिनिंग स्टेट्स हैं जो पूरे यूरोपियन यूनियन को, उसके फेट को डिटर्मिन भी करते हैं। इन 4 स्टेट्स में रेफ्यूजीज को भेजना शुरू करा। समस्या क्या हुई? रेफ्यूजी प्रॉब्लम की वजह से उन स्टेट्स में एक सिविल केओस आया। बहुत सारे एंटी रेफ्यूजी प्रोटेस्ट हुए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। खेल समझिए, प्रोटेस्ट इसलिए करवाए गए कि उस समय जितना भी ये गेम प्लान चल रहा था कि यूरोप चीन से इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा था, अब उसने चीन को बोला कि भैया रुको, हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक समस्या है, इसका हल निकालने दो, केओस हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम हो रही है। चीन ने कहा ठीक है। चीन 2014 तक चुप बैठा रहा। इस प्रोसेस में क्या हुआ, अमेरिका की CIA ने जब रेफ्यूजी उन्होंने सीरिया से भेजे, ये सारे के सारे रेफ्यूजीज जब यूरोप के विभिन्न देशों में गए जिनके नाम मैंने आपको बताए, इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अमेरिका की CIA ने NGOs बनाकर इन सारे यूरोपियन देशों में उनको भेजा कि हम रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम को आपको मैनेज करने में मदद करेंगे। उन रेफ्यूजीज को मैनेज करते करते उन NGOs ने डोमेस्टिक सरकार जो यूरोपियन यूनियन के विभिन्न देशों की सरकारें थी उन पे प्रेशर डाला। प्रेशर ये डाला, आप अमेरिका से एंगेज कीजिए, अमेरिका से एंगेज कीजिए। 2012-13 तक अमेरिका आर्थिक समस्या से बाहर आ रहा था, आने की स्थिति बना रहा था। यूरोप का पूरा परसेप्शन डिफ्लेक्ट हो गया। जो अभी तक चीन से इन्वेस्टमेंट सोच रहा था, वो चीन से एकदम से इस पूरे क्राइसिस को करते हुए उन्होंने यूरोप की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बदल के चीन से US की ओर कर दी। इस कारण से 2014 में चीन फाइनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया, जब उसने एक मेगा प्लान अनाउंस किया। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तीसरा किस्सा समझिए, याद रखिएगा इसको भी। इजराइल 2017-18 से इजराइल के अंदर एक रणनीति के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है कि इजराइल और सुन्नी देश, जितने भी सुन्नी मुसलमानों के देश हैं, वो एकजुट होना चाहते हैं। अब
इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि सुन्नी देशों के साथ मिलके, एशिया के देशों के साथ मिलके वो बेसिकली एशिया और वेस्ट एशिया को एक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट बनाना चाहता है। इजराइल अमेरिका का एलाई है। इजराइल आज की डेट में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोग करने वाला फाइनेंशियल लेवल का भी एक प्लेयर है। लेकिन अगर सुन्नी मुसलमान और यहूदी यानी कि इजराइल एकजुट होंगे और ये दोनों मिलकर एशिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, इन तीनों के बीच में जो धंधा बनेगा, इन तीनों के बीच में जो अर्थव्यवस्था बनेगी, उससे सबसे ज़्यादा हार्म किसको होगा? अमेरिका के इंटरेस्ट को। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड जो आपके सामने दिखता है उस प्रकार से चलता नहीं है। अभी मैंने जो आपको एक उदाहरण दिया कि अमेरिका और रशिया की एक बैकएंड लेवल पर डीप अंडरस्टैंडिंग रहती है, दुनिया के सामने दिखावा अलग होता है। जैसे कि घरों में जब हमारे कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम उन रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं हम अपने ओरिजिनल तेवर में उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगर उनके सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हो सकता है कि उनको दिल के दौरे से उनकी मौत हो जाए। यही तरीके से विश्व चलता है। जो उस समय यूरोपियन यूनियन के अंदर अमेरिका के बीच और रशिया के बीच एक सहमति थी चीज़ों को मैनेज करने की, अब ये अमेरिका ने रणनीति इजराइल को काउंटर करने के लिए लगाई। सोचिए, आपका हार्डकोर एलाई, आपका एक ऐसे यहूदी लोग जो आपके अमेरिकन इलेक्शंस में पैसा लगाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर नोटों की गड्डियां फेंकते हैं, उसके बावजूद आप इस इजराइल की प्रगति टॉलरेट नहीं कर सकते। 2020-21 से जैसे जैसे चीज़ें धीरे धीरे मटीरियलाइज हुई, पहले एक माइक्रो लेवल पे इंगेजमेंट हुआ, फिर एक रीजनल लेवल पे इंगेजमेंट हुआ, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ हुई कि पिछले साल 2023 में जब G20 की मीटिंग के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का प्रपोजल आया, जिसके तहत ये बात बोली गई कि एशिया, सुन्नी देश, इजराइल एकजुट होकर यूरोप के साथ कनेक्ट कर एक नई मार्केट क्रिएट करेंगे। अमेरिका की वाशरें खुल गई। अमेरिका को लगा कि भैया हमारी हेगेमनी कहाँ जाएगी, हमसे धंधा कौन करेगा फिर अगर ये आपस में ही एक दूसरे से धंधा करने लग गए। इस कारण से इजराइल को चेक में रखने के लिए ईरान के साथ संबंध बनाकर अमेरिका ने 7 अक्टूबर को जो हुआ पिछले साल आप सभी के सामने है। अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको ये 3 अलग अलग विभिन्न प्रकार के किस्से सुनाए, लेकिन इन सब का हिंडनबर्ग से क्या लेना देना है? खेल समझिए। CIA और अमेरिका की स्टेट आज एक ऐसी रणनीति के तहत चलती है कि जिसमें उसने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि विश्व का कोई देश आत्मनिर्भर ना हो और आर्थिक तौर पर ऐसी प्रगति ना करे कि कल को उस प्रगति के कारण अमेरिका से उसका व्यापार घट जाए। अब देखिए भारत की परिस्थिति। 2020 कोरोना काल में भारत मेक इन इंडिया अनाउंस करता है। 2021 में कोरोना काल के दौरान भारत परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI अनाउंस करता है। भारत इसके बाद एक रणनीति के तहत ये बोलता है कि हम पूरे विश्व की कंपनियों को आग्रह करते हैं कि वो भारत आएं, भारत के अंदर रहकर भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएं और विश्व के लिए प्रोड्यूस करें। अमेरिका को समझ आ गया, भारत हमसे व्यापार कम करके खुद व्यापारी बनना चाहता है। दूसरा, अमेरिका ने जैसे ही ये देखा, उसने अपना वही इकोसिस्टम दोबारा एक्टिवेट कर दिया। इकोसिस्टम में क्या है? 2017 में बनी एक संस्था जो CIA की ओवरऑल निगरानी में आज की डेट में काम करती है, हिंडनबर्ग रिसर्च। इसके साथ साथ 1990 के दौरान से बने हुए उसके ऑलरेडी पुराने इकोसिस्टम्स जिसका वो प्रयोग पिछले 3 इंस्टेंसेस में कर चुकी है, जॉर्ज सोरोस का नेटवर्क। अब खेल देखिए, जैसे ही भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाता है, जैसे ही भारत ये बोलता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे,
हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, हम अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करेंगे, हम अपने यहाँ पर गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देंगे। उसी समय अमेरिका भारत में एक इकोसिस्टम एक्टिवेट कर देता है। भारत के अंदर का इकोसिस्टम अमेरिका आज की डेट में जो चलाता है वो एक संस्था के थ्रू चलाता है। उस संस्था का नाम है सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज एक CIA का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक पूरा बेस है जहाँ से पूरा इकोसिस्टम निकलता है। अब ये इकोसिस्टम का एवोल्यूशन देखिए। इस इकोसिस्टम में हिंडनबर्ग रिसर्च एक पार्ट है, इस इकोसिस्टम में जॉर्ज सोरोस एक पार्ट है, इस इकोसिस्टम में CIA और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक पार्ट है। तीनों को दिमाग में एक साथ बिठा के चलाइए। पहला, क्योंकि भारत की आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो रही थी, भारत उस कदम पे चल रहा था, इसको रोकने के लिए सबसे पहला गेम क्या खेला गया। पिछले साल एक अजीब प्रकार का नैरेटिव जो अमेरिका ने चलाया कि भारत की रॉ पन्नू को मारना चाहती थी। एक आतंकवादी आदमी है, भारत के खिलाफ बात करता है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं था कि हम उसको कुछ करना चाहते थे, आपने एक ग्लोबल नैरेटिव चलाया। खमियाजा कि दूसरे देश, खास करके जो अमेरिका के चापलूस देश हैं, वो इस चीज़ को देखें, भारत में नहीं आना है, भारत में किसी प्रकार का निवेश नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अमेरिका ने एक इरिटेंट पैदा कर लिया। दूसरा, इसके बाद जॉर्ज सोरोस का एक उनका जो पूरा एक इन्वायरमेंटल नेटवर्क है उसको एक्टिवेट किया गया। इस नैरेटिव में कई स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप आया कि भाई अमेरिका के विभिन्न प्रकार के जो अखबार थे उन्होंने राइटिंग्स शुरू करी, भारत में डेमोक्रेसी कमज़ोर है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, तुम यहाँ पर आके बात करो एक आम आदमी से कि वो वोट कैसे करता है, तब आपको पता चलेगा कि भारत में डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन एक नंबर 1 स्टेप आया, डेमोक्रेसी भारत में कमज़ोर है। जब वो चीज़ पे उन्होंने उसको एक शगुफा छोड़कर इग्नाइट कर दिया तो दूसरा स्टेप आया। दूसरा स्टेप था कि भारत में माइनॉरिटीज़ का सपरेशन है। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का हूँ, मैं सिख हूँ, हमारे को कोई सपरेशन नहीं किया गया, हमारे ऊपर कोई सपरेशन नहीं था। हमारे ऊपर सपरेशन 1984 में हुआ था, आज नहीं हो रहा। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ा गया कि माइनॉरिटीज़ का सपरेशन हो रहा है। तीसरा, इसके बाद आया कि इंडिया में एक प्रकार से तानाशाही है। भाई इंडिया में तानाशाही है, इस कारण से इंडिया प्रगति नहीं कर सकता। देखिए ये जो आइडियाज़ हैं इनको समझिए। ये आइडियाज़ महत्वपूर्ण इस कारण से हैं क्योंकि ये लोगों के मन में बैठते हैं। इनको कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में। पहला इन्फ्लुएंस ऑपरेशन ग्लोबल लेवल पे चला। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन पन्नू को लेके पूरे विश्व में एक मैसेजिंग हो गई। दूसरा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन भारत के नागरिकों के ऊपर चलाया गया। भारत कमज़ोर है, भारत में माइनॉरिटीज़ का सपरेशन है, और सबसे बड़ी बात भारत में तानाशाही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अमेरिका ने सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंटरप्राइज का एक छोटा यूनिट भी है। उस यूनिट को ध्यान दीजिए, उस यूनिट का नाम है अमेरिकन सॉलिडेरिटी सेंटर। ये सारे CIA के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो अमेरिकन सॉलिडेरिटी सेंटर है, इसने अब एक नया खेल शुरू कर दिया। इसने 2017 में बनी हुई हिंडनबर्ग रिसर्च का अब प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखिए भारत में अंबानी अगर कोई करप्शन करे या ना करे, अदानी कोई करप्शन करे या ना करे, रतन टाटा कोई करप्शन करे या ना करे, उसके लिए भारत की संस्थाएं और भारत की आज की डेट में जुडिशरी है। हिंडनबर्ग जो है, इसने सडनली एक नया नैरेटिव ये करना शुरू कर दिया कि भारत में जो है यहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म है। देखिए भारत में अगर क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक मोमेंट के लिए मैं मान लूँ, तो अमेरिका में क्या है? वहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है। आपका रॉकफेलर फाउंडेशन बात करेंगे, रॉथस्चाइल्ड बात करेंगे। अगर इनको एक्सपोज कभी कर दिया तो आपकी हैसियत नहीं रहेगी विश्व में खड़े होकर किसी से बात करने की। आप क्रोनी कैपिटलिज्म की भाषा भारत को ना समझाएं। तीसरी चीज़, ये जो पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ जिससे कि लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, विश्व तौर पर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, और साथ में ये जो रिपोर्ट्स निकाल कर आए गए दिन शगुफे छोड़े जाना,
इन सबको कनेक्ट करके एक लार्जर पिक्चर देखिए। लार्जर पिक्चर दो चीज़ें हैं। पहला, एक मैसेज भारत को देना कि हमें तुम आर्थिक मजबूती करते हुए पसंद नहीं हो। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि भारत को एक ये मैसेज दे देना कि तुम्हारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप हमें पसंद नहीं है। और जब जब भारत ने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करी है, अमेरिका ने उस चीज़ के ऊपर दबाव डालकर उस चीज़ को रोकने की कोशिश करी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये जो बार बार छोटे छोटे रिपोर्ट शगुफे छोड़े जाते हैं, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है? इनका इम्पैक्ट एक है। इम्पैक्ट ये है कि अमेरिका आज की डेट में ये चाहता है कि भारत, ध्यान से सुनिए, भारत सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हाउसेस से पैसा ले। भारत के जितने कॉरपोरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हाउसेस से पैसे लें। और अमेरिका में CIA जो है उसने 4 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की हुई हैं, और ये चारों की चारों CIA के जो फ्रंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं। कौन से हैं 4? नंबर 1 वैनगार्ड ग्रुप, नंबर 2 ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर्स, नंबर 3 जैक्सन स्क्वायर पार्टनर्स, नंबर 4 कैपिटल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। खेल समझिए, दबाव ये डाला जा रहा है इस सारे गेम प्लान के थ्रू कि आप यदि किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 4 फंड हाउसेज से, इन्वेस्टमेंट हाउसेज से लीजिए। ब्लैक रॉक को बार बार बोलेंगे आप रिलायंस में पैसा डाल दो। इसके बाद वैनगार्ड ग्रुप को बोलेंगे आप टाटास के साथ जुड़ जाओ। कैपिटल रिसर्च मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को बोलेंगे कि भारत में जितने स्टार्टअप्स हैं उनके साथ जुड़ जाओ। अमेरिका ये करना क्यों चाह रहा है? इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव समझिए, जब एक विदेशी इन्वेस्टर आपके एक देसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो आपकी देसी कंपनी के अंदर एक हिस्सेदार बन जाता है। अब यदि मान लीजिए कि ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर रिलायंस में दबाव के थ्रू पैसा लगाएगा, इससे क्या होगा कि रिलायंस के अंदर जितनी भी आज की डेट में आइडियाज़, इनोवेशन, प्रोजेक्ट्स को लेके चर्चाएं हैं, ये सारी की सारी एक तरीके से अमेरिका की तरफ फ्लो करेंगी। यानी कि एक भारत के अंदर कॉरपोरेट जो है जिस भी प्रकार से वो ऑपरेट कर रहा है, उसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपने इन कॉरपोरेट ग्रुप्स में पैसा लगाया हुआ है तो आप मजबूरन आज की डेट में एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं। और ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक्सेसिबल है, इससे अमेरिका भारत के अंदर इन कॉरपोरेट कंपनियों की इनोवेशन को किल करता है। मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ एक डिटेल में चर्चा करूंगा। एक बड़ी स्पेसिफिक केस स्टडी है। अमेरिका ने रिलायंस में पैसा लगाया। रिलायंस के अंदर पैसा आने के बाद एक डिसीजन लिया जा रहा था। डिसीजन ये लिया जा रहा था कि रिलायंस सोच रहा था कि अभी हमारे पास इंडिया की अर्थव्यवस्था में एक फ्लिपकार्ट करके प्लेयर है। रिलायंस सोच रहा था कि इस फ्लिपकार्ट के बजाय इसको टक्कर देते हुए मैं एक जियो मार्ट नाम का बनाना चाहता हूँ। जियो मार्ट तो आज भी है, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। लेकिन जैसे ही फ्लिपकार्ट था और फ्लिपकार्ट के सामने जियो मार्ट का एक डिसीजन आ रहा था, उसी समय ये डिसीजन CIA तक पहुंच गया। और इस डिसीजन के बाद अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। दबाव क्या डाला? आप भारत में अमेज़ॉन को एंट्री दीजिए। दूसरा दबाव, अमेज़ॉन आपके देश में आके तभी ऑपरेट करेगा जब अमेज़ॉन को एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। तो भारत की सोवरेनिटी सोचिए, इस प्रकार से खेली गई कि पहले दबाव डाला गया कि अमेज़ॉन को एंट्री दीजिए, उसके लिए लाइसेंसेस को क्लियर कीजिए, और दूसरा दबाव ये डाला गया कि एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाई है जिसके तहत अमेज़ॉन को ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, जिसके लिए भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया। यानी कि आज की डेट में दूसरे देश बताएंगे कि भारत को कैसे काम करना है। इस चीज को समझिए, ये जो गलती हुई, इस चीज को जब से रोकने की कोशिश की गई है, कि अमेरिका के इस दबाव को जब से रोकने की कोशिश की गई है, तब से अमेरिका भौखलाया हुआ है।
तब से अब आप समझेंगे कि ये सारा इकोसिस्टम क्यों एक्टिवेटेड रहता है। इस सारे इकोसिस्टम से एक ही चीज़ क्लियर होती है, अमेरिका अपनी आर्थिक हेगेमनी को मेंटेन करना चाहता है, राजनीतिक हेगेमनी को मेंटेन करना चाहता है, किसी देश में उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं होना देना चाहता। वो देश चाहे भारत जैसा मित्र हो, इजराइल जैसा खुद का एक एलाई हो, वो किसी को नहीं छोड़ता। अमेरिका एक इस प्रकार का देश है जो किसी का नहीं है, और उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप आज की डेट में देखें तो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी देश में कोई एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रकार से बढ़कर ना आए जिसकी वजह से उस देश का वो एंटरप्रेन्योरियल प्लेयर जो है वो हमारे को या हमारे किसी बड़े आर्थिक प्लेयर को टक्कर दे पाए। आप समझिए, ये है खेल पूरा। आई होप इस वीडियो के बाद इन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, ना ही मैंने किसी को काउंटर किया, पर फैक्ट्स के थ्रू आपके सामने गेम क्लियर कर दी। आगे निर्णय आप लीजिए कि देश में हो क्या रहा है। धन्यवाद।